तो यहाँ बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा, लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल। प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? बच्चे तो नहीं, मेरा मतलब देश के इतिहास में पहली घटना होगी जिसमें दल बनने के बाद नहीं, दल बनाने के दिन यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसको 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और विडंबना देखिए, भाजपा यहाँ रूलिंग पार्टी है। जो बात आप कह रहे हो ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी, ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। संविधान इसका लिखा जा रहा है, 1000 मीटिंग्स हुई हैं। 2015 के चुनाव में मोदी जी ने आरा में सभा में पूछा, हाँ, और हाथ उठाकर बोला कितना चाहिए, कितना चाहिए, 60,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं। हम कहते भाई मोदी जी को वोट कौन दे रहा है, उनके जात का तो कोई नहीं है बिहार में। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को, आपकी सरकार बन गई। अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर, आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है। अब ये कैसे बदल जाएगा आपकी? तो सबसे बड़ी समस्या है पलायन। मैं उसका एक आंसर देता हूं, क्योंकि बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का, कि ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? इसलिए नहीं समझा पाए। पार्टी अब एक सवाल आता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए जी, लेकिन इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? ठीक बात, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100-100 रुपया लिया। फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने। यहाँ पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज आया तो शकुनी चौधरी। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार? दोनों ने मिलकर। आपकी नजर में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? कि अभी बड़ा चर्चा चल रही है कि कुछ, मैं इतना जानता हूं कि भाजपा का लीडर जो भी होगा, बिहार में बदलाव का शोर है, नाम उसके पीछे प्रशांत किशोर है। धन्यवाद। छपवा भी सकते चाहे तो आप। जनता ये कहती है कि प्रशांत जी का एक जगह मन नहीं लगता। यूनाइटेड नेशन से लेकर राहुल गांधी के लिए स्वास्थ्य पे काम करना, कभी राबड़ी जी के लिए करना, फिर मोदी जी के लिए कैंपेन करना, लेकिन वो छटक अलग अलग जाते रहे। मोदी जी के पास गए, वहां से अमरिंदर चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, केजरीवाल चले गए, स्टालिन चले गए, ममता वाला पीक था, फिर भी मन नहीं माना, संतुष्ट नहीं होते। जब मेरी लाइफ स्टेबल होने लगती है तो मुझे बड़ा घबराहट सी होती है। तो मुझे लगता है यार ये तो अब जीत गए, अब तो कुछ यहाँ पे चैलेंजिंग है नहीं, तो कुछ नया चैलेंजिंग चीज़ ढूंढे। अपने राज्य बिहार चलते हैं और काम वही करे जो मुझे आता है, लेकिन इस बार दल और नेताओं को न सलाह दें, इस बार चल के जनता को सीधे ही सलाह देते हैं। लोगों को लग रहा है कि हम कुछ यहाँ बहुत अलग कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं भाई तो इनको तो पहले चुनाव का ये रणनीतिकार थे, दलों को, नेताओं को सलाह देते थे तब जीतते थे, इस बार कैसे जीतेंगे? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम काम तो वही कर रहे हैं। पहले मैं दलों को कैसे संगठन बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है ये बताते थे, मैं वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूँ। नेता और दल को छोड़कर मैं गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहा हूं कि भाई तुम कह रहे हो कि 30-35 साल से देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हो, और सामान्य जनता का आकलन ये है कि कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, तो आप विकल्प बनाओ। कहता है सब बनाएंगे कैसे, हमारी तो राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो बड़े बड़े दल है, नेता है। तो मैं उनको मूलभूत क्या कह रहा हूं कि तुम साथ में आओ, तुम दल बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, ये सारा जो व्यवस्था है ये प्रशांत किशोर पर छोड़ दो। आज स्थिति ये है कि बिहार में इसी जातियों में बटे हुए बिहार में, पिछड़े गरीब अनपढ़ बिहार में 1 करोड़ लोग, इसको मार्क कीजिए, 1 करोड़ लोग साथ में आकर एक दल बना रहे हैं जो 2 अक्टूबर को बनने जा रहा है। और वो दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं। ये पहली बार लोकतंत्र मतलब देश के इतिहास में पहली घटना होगी जिसमें दल बनने के बाद नहीं, दल बनाने के दिन 1 करोड़ लोग आकर दल बना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो इस
दल को बनाने वालों की संख्या 1 करोड़ होगी। बिहार का कोई प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत नहीं होगा जहां इसके पदाधिकारी नहीं होंगे, जहां इस संगठन नहीं होगा। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसको 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और विडंबना देखिए, भाजपा यहाँ रूलिंग पार्टी है, जदयू रूलिंग पार्टी है, आरजेडी मुख्य विपक्ष है, और वो दल चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भाई अपना दल मत छोड़ो, जनसुराज मत जाओ। पहली बार रूलिंग पार्टी के लीडर छोड़कर, अपना दल छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था अभियान का हिस्सा बन रहे हैं जो अभी दल भी नहीं है। ठीक। तो ये दिखाता है कि नीचे इसका कितना असर है। ठीक। और लोग कितना डेस्परेट हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। जो बात आप कह रहे हो, ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी। ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस थी, उसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से आम आदमी पार्टी थी। अब लोगों के मन में अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी तो नहीं हो जाएगी? जो तो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है। तो आप पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, आपने कंपैरिजन जो किया है या जो लोग कर रहे हैं, उनको जन स्वराज अभियान की मूल बातों की कोई समझ नहीं है। आपने अपने शब्द में, आपके शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं। मेरे आप जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, मैं जितने संवाद किया उसमें देख लीजिए, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आंदोलन से समाज का सृजन हुआ हो, नए समाज का सृजन हुआ हो। आंदोलन जो है वो एक ऐसा तेज हथियार जैसा है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। तो जन स्वराज अभियान में 2 वर्ष में हम कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई रेल रोको, चक्का बंद, जाम करो, ऐसा कहा नहीं, किसी को हटाने की बात नहीं कही। हमने ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। आम आदमी पार्टी के तरह कभी ये कहा कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर आपको सुधार देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी तुम नहीं सुधरोगे, तुमको कोई नहीं सुधार सकता है। एक चीज आप पाएंगे कि 2/3 से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। वो चाहे आरजेडी का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, नीतीश का समर्थक है, कहता भैया कुछ भी हो, बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जन स्वराज को चाहता है। आपने कहा कि देखो लालू जी को यादव समाज का नहीं फिक्र है, अपना लड़का बनवा दिए, तुम्हारा लड़का थोड़ी ना बना। सबसे आप ऐसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि प्रसाद जी जीत कर आ गए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जन स्वराज में हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको जन स्वराज बनाने वालों में, जन स्वराज के पदाधिकारियों में, इसके नेतृत्व में, इससे टिकट पाने वालों में और इससे मनोनीत पदों पर जाने वाले सभी 5 फॉर्मेशन में जो समाज के, जिस समाज की जितनी संख्या उसको भागीदारी मिलेगी। लेकिन उसमें एक आमूल चूल पर फर्क है। जो लोग कह रहे हैं ये बात बताइए। हम लोग ये कह रहे हैं, हमारा ये मानना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है। तो अगर मान लीजिए कि जन स्वराज में 20 लोग नेतृत्व के लिए चुने जाएंगे, तो 20 में किस समाज के कितने लोग होंगे? जो पहला 20 चुना जाएगा वो सिर्फ काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भागीदारी मिलनी है, तो अनुसूचित जाति समाज के 100 लोग आज काबिल लोग हैं, तो कितने लोग 20 में आएंगे? इसके लिए कहा गया कि अगर 18% अनुसूचित जाति समाज है बिहार में, तो 20 में 18 मतलब 4 लोग जरूर उन काबिल दलित समाज के लोगों में से होंगे जो उस समाज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें फर्क है। वो जो दलित समाज को रिप्रेजेंट करेगा नेतृत्व में, वो इसलिए नहीं करेगा वो दलित है, वो इसलिए करेगा कि वो सबसे काबिल व्यक्ति है जो दलित भी है। इसके आगे एक सवाल पूछता हूँ। ये आपने अध्यक्ष बनवा दिया, आपने कहा अध्यक्ष नहीं, हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसके तहत पार्टी को पहले कौन लीड करेगा वो वहां से निकल कर आएगा।
अब आप गए जनता के बीच में, जी। आपकी किस्मत अच्छी है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, मैं रिकॉर्ड मान के कह रहा हूँ आप जीत गए। अब पहले मुख्यमंत्री का तो फॉर्मूला तय किया होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या तो फॉर्मूला? जैसे 2 साल हमने जब चलना किया तो लोगों ने कहा पार्टी कैसे बनेगा, इसका संविधान क्या होगा, इसका नेता कैसे कैसे बनेगा। तो 2 साल गांव गांव कंसल्ट करके ये फॉर्मूला बनाया। संविधान इसका लिखा जा रहा है। 1000 मीटिंग्स हुई हैं सिर्फ पार्टी का संविधान लिखने के लिए। लोग दल बनाते हैं, अगले दिन आपको मालूम भी नहीं कि दल का संविधान किसने लिखा है। लोगों को मालूम है भैया इन्होंने पार्टी बनाई है, इसके नेता होंगे, इसके बाद इनके बेटा होंगे। हमने आपको बताया कि जब ये दल बनेगा तो आपको पता चलेगा कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं, कौन इसका नेतृत्व करेगा, इसका संविधान क्या होगा, इसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब जब ये दल बन जाएगा तो वो लोग बैठकर मार्च में, अभी से बता देता हूं, मार्च में पब्लिक एजेंडा, अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट और बिहार के लिए क्या लोग करेंगे उसकी घोषणा होगी। और उसके बाद कौन इस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये भी चुनाव से पहले बताएंगे। लोग ये मान रहे हैं कि अध्यक्ष आपने एक बड़े समाज से दिया कि अध्यक्ष के नाम पर वोट आ जाएगा और उसके बाद प्रशांत जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको लगता है अध्यक्ष के नाम पर बिहार जीता जा सकता है? सर, यहाँ तो देश में राष्ट्रपति लोग बनाते हैं जात देखकर। वो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी एक समाज के लोग को अध्यक्ष बना देने से बिहार जीता जा सकता है, माहौल तो बना सकते सर। बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ऐसा डिप्टी सीएम बनता है सर प्रदेश आप में। बिहार, वो देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर हम उसी काम को करने के लिए आए हैं तो फिर जीवन का इतना सब दाव पर क्यों लगाएं? तब तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, राजा वाला जिंदगी होगी सर, जी रहे थे। अब नहीं, वहां किंग मेकर थे, यहाँ किंग हो गया। ना ना, उसमें ज्यादा सहूलियत में थे। तो आप ही तो कहे आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो चुनाव से पहले जून में, जुलाई में सब लोग मिलकर तय करेंगे। उनको ये भी बताया जाएगा कि इसका चेहरा कौन होगा और कौन लोग इसको आगे लीड आप जो करेंगे। कह रहे हैं वो हम उस तब इंतजार करेंगे, तब उसके सवाल उस समय घेर लीजिएगा। हाँ, तब पूछेंगे। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, नीतीश जी मोदी जी से आखिरी बार कब मिले थे आप? नीतीश जी से मैं मिला था, काफी दिन हो गए, उनके यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस पे मिला था और अच्छी खासी बात हुई। ठीक, एक डेढ़ आप नीतीश जी मोदी जी से? मोदी से तो मिला नहीं, लेकिन वो दोनों आपको बहुत सुनते हैं। नहीं मुझे मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनते मैं बता रहा हूँ क्यों सुनते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक रैली में गए और कहे कि देखो भाई, तुमने मोदी जी को पुलवामा के नाम पर वोट दिया, काहे तुम्हारा विकास होगा। नीतीश जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया, लालू जी को तुमने इस नाम पे वोट दिया। अरे विकास चाहिए तो फिर लड़का लोग की तरफ देखो। मोदी जी ने कहा इस बार बजट में सारा पैसा बिहार को दे देते हैं। अब सवाल ये सर, सवाल ये है कि अगर बिहार का विकास करना है तो पैसा तो नीतीश कुमार जी लिया, जिनको आपने कहा कि आखिरी समय में चल एकदम बिल्कुल रिटायरमेंट तरफ चल रहा है। अगर जात पात देखना है तो हिंदू मुसलमान तो हर बार हो ही जाता है। फिर एमवाई फैक्टर आप ही लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी की पार्टी करती है। तो जात के हिसाब से, विकास के हिसाब से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो क्लियर है कि भाई हमारे पास पैसा है, सेंट्रल पार्टी हम है, 60,000 करोड़ हम दे रहे हैं, हमको सरकार में लाओगे तो आगे मिलेगा। हम प्रशांत किशोर को क्यों? ठीक बात है। आपने मेरा पूरा भाषण शायद ध्यान से सुना नहीं मोदी जी के हवाले से। पहली बात तो जो अभी बिहार को मिला है बजट में जो थोड़ा बहुत पैसा है, और कितना चाहिए सर? मैं बता रहा हूँ, 2015 के चुनाव में मोदी जी ने दिल्ली से नहीं, बजट से नहीं, बजट में नहीं, आरा में सभा में पूछा और हाथ उठाकर बोला कितना चाहिए, कितना चाहिए, 60,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। बढ़ाते बढ़ाते बोला 1,60,000 करोड़ का पैकेज दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को 55 सीट आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटर पैसा दे रहा है कि नहीं, तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम लोग ये कर आपने वो डीएनए वाला करवा लिया था ना सर उस टाइम। गजब आपने किया। हम अभी क्या करें मोदी जी के लिए? मैं गांव गांव जाकर ये कह रहा हूं कि 14 में हम लोगों ने 30-32 सीट मोदी जी को जिताया, जाति धर्म भूल कर जिताया, क्योंकि मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता नहीं है। फिर भी लोग कहता है बिहार में सब जाते वोट देता है। हम कहते भाई मोदी जी को वोट कौन दे रहा है, उनके जात का तो कोई नहीं है बिहार में। 14-15 में हम लोगों ने मोदी जी को यहाँ से 30-32 सीट दिया। 2019 में 39 सीट जिता दिया। इस बार भी 30 जिताए हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि भाई जितने यहाँ पर मोदी के भक्त हैं, भाजपा के वोटर हैं, आप लोग एक मदद मोदी जी का कीजिए, हमको ये दिखा दीजिए कि एक कोई बैठक मोदी जी ने पिछले 10-12 साल में की हो जो बिहार के विकास के लिए बैठक हो। काम छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो हम ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे।
मोदी जी का, नीतीश कुमार का ही झंडा लेकर घूमेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 10-12 साल में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कोई एक बैठक एक दिन अपना नहीं निकाला। तो मैं लोगों को ये बताता हूं कि भाई जिस आदमी को तुमने 30, 32, 35 सीट जिताया है, उस आदमी ने आपके विकास के लिए एक दिन नहीं निकाला, आपके बच्चों के लिए एक दिन नहीं निकाला, फिर काहे उसको वोट देते हो? आपने, प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कसम खाओ। कसम नहीं खाओ, मतलब उनको देखो, अपने बच्चों के चेहरा को देखो और उसके आधार पर। चलिए अभी आपने एक बार कभी नहीं, कसम खा के मैं दूसरी चीज ठीक पूछता है, हूं। चल हम सवाल अलग है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिन्होंने बिहार को बदहाल किया उनको वोट ना दो, नेताओं को बच्चों की आंखों में देखो। प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है, मेरा एक ही बेटा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। जनसुराज 200, ये आप भी कहिए ना, बच्चों का आप कह रहे थे। मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं उस पर, पूरी बात सुन लीजिए। जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं। तो कोई अलायंस किसी भी तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्री दूसरा, मेरा अपना आकलन है कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर, लेकिन अगर आपकी बात मान ही ले कि भैया कोई ऐसी स्थिति बन जाए या आपकी पूर्ण बहुमत न बने, तो जनसुराज और प्रशांत किशोर 5 साल फिर पैदल चलेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, तभी वापस आएंगे। ये तो बात कर दी ना आपने, इसमें बच्चों को क्यों नहीं लाया? आप दुनिया के बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल कि आप अपने बच्चों का आंखों देखिए, आप भी अपने बच्चे को दिमाग में रखिए और आप कहिए कि मैं अपने बच्चे को दिमाग में रख कह रहा हूं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी से नहीं जुड़ूंगा। भाई मेरे इसको आप जैसे ही मैं कहूंगा, आप कहोगे ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। अरे उनको छोड़, वो तो बदल गए, वो तो बदल गए, आप तो कह रहे हो छोड़ दीजिए। मैं जो कह रहा हूं आप उसको लिख लीजिए। जनसुराज किसी से गठबंधन, किसी भी तरह का गठबंधन, ना प्री ना पोस्ट, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं कह रहा हूं अगर हमको 0 सीट आएगा तो प्रशांत किशोर 5 साल और चलने को तैयार हैं, लेकिन बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। चाहे हमको 5 साल चलना पड़े कि 2 साल चलना पड़े, बदले बगैर मानेंगे नहीं। अब ठीक है, अब एक जनता का एक और सवाल। आपकी सरकार बन गई, अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर रहा है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उससे नहीं है, सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है जी। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल को लाऊंगा। बिल्कुल, केजरीवाल जी जब आए बिल्कुल ठीक बात, झोला था, अब कह रहे हैं जी हम क्या करें जी, सारी समस्या तो उधर थी। छोड़िए, तो अब आप छोड़िए, आप हमसे ही पूछिए। हाँ, आप कैसे बदल दोगे? कैसे बदल देंगे? तो पहली बात की जो भी बदलने का रास्ता है, जो भी वादे हैं, जो भी आगे का प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, मैं उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से, आपको पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए, पिछले 30-32 सालों में 1990 के बाद बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है, मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के ज़माने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले बैंकों ने यहाँ से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहाँ पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। इसलिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया।
और उस अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में 2 लाख लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाबता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में। आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे? 5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहाँ जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे। वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी एंटरप्रेन्योर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहाँ भी काट रहा है। बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा एंटरप्रेन्योर बन के हो। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग घर काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक है। मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100% और बिहार में घर कब बनेगा? फैक्चुअल मुझे ये बात समझ में भी आ रही जो आप बता रहे हो, मुझे समझ रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में एक बहुत मासूम सा सवाल आ रहा है जो शायद बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा कि ये बात आप नीतीश जी को क्यों नहीं समझा पाए? इसलिए नहीं समझा पाए, पार्टी में बड़े पद पर नहीं, बड़े पद पे नहीं थे। मैं नीतीश जी की सरकार 15 में बनी, सब मैं ही कर रहा था। इसलिए नहीं कर पाए कि नीतीश जी जिस विचारधारा से आते हैं उनके लिए पूंजी जो है वो टैबू है। तो इसमें नीतीश कुमार ने क्या किया कि शिक्षा को समतामूलक बनाने के चक्कर में हर गांव में इन्होंने विद्यालय खोल दिए, विद्यालय के नाम पर भवन बना दिए। नतीजा क्या हुआ? स्टेट के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि उतनी बड़ी व्यवस्था को सपोर्ट करे। तो जहां भवन बना वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक का क्वालिटी खराब है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। कोई कहेगा कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। मेरा उनको सवाल होता है कि भाई, खिचड़ी तो 6वीं क्लास तक बट रही है, 7वें 8वें क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? नियोजित शिक्षक तो स्कूल में पढ़ा रहा है। पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 25-30 साल में समाज और सरकार दोनों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। सही बात। जो शिक्षा और शिक्षण संस्थान है बिहार में, वो सिर्फ सरकारी अनुदान और कुछ सहायता बांटने का केंद्र बन गए हैं। तो यहाँ बिहार में साइकिल योजना चलती है, तो जो गार्जियन है वो आकर मास्टर साहब से झगड़ा करता है कि मेरा साइकिल का पैसा कब आएगा, मेरा कपड़ा का पैसा कब आएगा। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि पूरे साल गणित के तो टीचर यहाँ है ही नहीं। ठीक बात। और समाज ने भी इसको ऐसे मान लिया और सरकार ने भी इनका इस्तेमाल कैसे शुरू किया। जितने शिक्षक हैं, इनसे कभी आप स्वच्छता अभियान चलवा रहे हो, कभी इनसे वोटर बनवा रहे हो, कभी इनसे आप झाड़ू लगवा रहे हो, नीतीश कुमार उससे कभी शराबबंदी का काम करवा रहे हैं। तो ठीक बात। ये जिस दिन समाज और सरकार की प्राथमिकता, ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार ने टोटल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और 50 बच्चा भी यहाँ से पढ़कर नहीं निकल रहा है। लेकिन अब एक सवाल आ रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए जी। और प्रशांत किशोर जी हर जगह छाती ठोक कहते हैं पैसा चिंता मत करो।
अभी भी कह रहे और कोई पूछता है तो कहते हैं पुराने दोस्त वोस्त बनाए थे, हो जाता है। हैं जी। अब एक कहावत है ना कि भाई जब सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। अब आप नेता ना होते तो कोई कुछ ना पूछता, अब आप नेता है तो हर आदमी खोद खोद के पूछेगा। पूछना चाहिए। तो खोद के आदमी पूछ रहा है कि भैया आएगा कहाँ से? इतना पैसा आया कहाँ से? हर रोज आपका लाखों खर्चा है। अभी जो कार्यक्रम की क्या जबरदस्त भीड़ थी, यहाँ आदमी पत्रकार को बुलाता तो वो भी एक बार कुछ ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं। अब तो नहीं खिलाया मैंने हमको तो breakfast। अभी चलिए नहीं खिलाया, उम्मीद करेंगे रात को चाय पानी पिलाएं। चलिए, लेकिन हाँ। इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? ठीक बात, एकदम बिल्कुल सही बात कहा। इस अभियान के लिए जो पैसा है वो पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने मैंने मदद पिछले 7, 8, 10 साल में करी है। और उसका Politician? मतलब नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टी या उनके जो बेनिफेक्टर्स हैं, जिन राज्यों में मैंने लोगों को चुनाव जिताने में मदद की, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिनको थोड़ा बहुत ये विश्वास है कि अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है। मैं उनसे हाथ फैला रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ कि इस अभियान को करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। मतलब लेकिन एक बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के जो जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह पैसा ले। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब बिजनेसमैन हो, छोटे होता हो, नेता बड़े भी हो, नेता भी हो, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, बहुत लोग दे रहे हैं पैसा, दूसरी पार्टी के भी दे रहे हैं, गजब। दे रहे हैं। जब ये दल बनेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसका पैसा कहाँ? उस पैसे की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है कि बिहार में जन स्वराज का संकल्प है। जैसे आपने 2012-13 में पहली बार देखा सोशल मीडिया का प्रयोग, तो वैसे आप डिसेंट्रलाइज फंडिंग देखेंगे पहली बार बिहार में। हम लोग का लक्ष्य है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया लिया जाएगा। हम लोग वो व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया जन स्वराज को भेजिए, 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। और अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया देंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, और वो पैसा काफ़ी है बिहार में गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे, 2 लाख लोग 1000 रुपया दे, और कम से कम 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, और कम से कम 2000 आदमी ऐसा जरूर हो जो लाख रुपया दे। ये फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाए हैं। 2 अक्टूबर के बाद से आप इसको चेक कीजिए और मेरी गर्दन पकड़िए कि इस तरह से ये पैसा आ रहा है कि नहीं। अब 13 करोड़ की बिहार की आबादी बिल्कुल में, सहमत, आप जो कह रहे हैं नहीं, उसको देखेंगे भी। देखिए 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 2 करोड़ लोग 100 रुपया नहीं दे सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि प्रशांत जी के इर्द गिर्द बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, और कई सारे, अब कर्पूरी ठाकुर जी के शायद कोई खानदान से भी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिया है, या कई और दूसरी पार्टी से। अब वो कह रहे हैं वो बाकी पार्टी से भी लेने लगे हैं। तो फिर हम लोग को डर है कि जो युवाओं में उम्मीद थी कि झंडा बुलंद किए, टिकट नेताजी का लड़का ले जाएगा। देखिए ऐसा है, मैंने जन स्वराज अभियान जब शुरू हुआ तो एक स्टडी कराया था, एक आंकड़ा जारी किया था। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, वो किसी भी दल से बने हो, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही, ये रिवीलिंग डेटा है, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक पिछले 30 वर्ष में बने हैं, दल कोई भी रहा हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो भाजपा के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी कौन है? इनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी जी जब कांग्रेस का राज था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का राज आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक मंत्री बने। जब नीतीश जी का राज आया तो उसमें भी विधायक मंत्री शकुनी चौधरी बने। जब मांझी जी बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज जब भाजपा को भी बनाना हुआ तो उसको भी कोई सामान्य कुशवाहा नहीं मिला, उसको शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला। तो कुछ चंद परिवारों का राजनीति पर ऐसा कब्जा है कि उससे बाहर राजनीति जाती ही नहीं है। आपको लगता है कि हम कांग्रेस को हटाकर लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में, उनके विधायक दल में वही लोग हैं जो पिछले थे या उनके चट्टे बट्टे ही हैं, उनके परिवार वाले हैं। आपका आधार तो जन स्वराज ने ये कहा कि नहीं, कम से कम 2/3 लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे। 243 में 2/3 लोग ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हों, जो ज्यादातर लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी नहीं होंगे। ये जनता के सवाल थे। बिहार को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, नीतीश जी ने या लालू तेजस्वी परिवार? दोनों ने मिलकर। इन दोनों से ज्यादा नुकसान बिहार को पहुंचाया है कांग्रेस और भाजपा ने, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, लालू जी अपने दम पर सिर्फ बिहार एक ही बार जीते। नीतीश कुमार आज तक बिहार अपने दम पर नहीं जीत पाए। कांग्रेस ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को लालू के हाथ में बेचा। आज भाजपा वही कर रही है। 12-15 सांसदों के लिए
अपने समीकरण के लिए उन्होंने बिहार को नीतीश के हवाले करके छोड़ दिया है भुगतने के लिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में आपकी नजर में, बिकॉज अब मैं आपसे जनस्वराज थोड़ा हटकर ही पूछ ले रहा हूं ज्ञान लेने के लिए, आपकी नजर में बीजेपी का फ्यूचर कौन है? कि अभी बड़ा चर्चा चल रही है कि कुछ अंदर खाने चल रहा है। देखिए, ये सवाल पहले भी पूछा गया है दूसरे शब्दों में, नॉट एज दिस ऑब्जेक्टिव कि ये होंगे। मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन होगा। मैं इतना जानता हूँ कि भाजपा का लीडर जो भी होगा वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा, क्योंकि उनकी लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। पहले वाजपेयी और आडवाणी का कॉम्बिनेशन था, फिर आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर आप देख रहे हैं कि अब मोदी जी और अमित शाह का कॉम्बिनेशन है, अमित शाह और योगी जी का कॉम्बिनेशन। तो ये ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन ज्यादा विपक्ष का बेहतर नेता जो मोदी जी से? भैया, आज लोकसभा में देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल